अभी हमारे सोयाबीन को 41 डेज़ हो गए हैं। अभी हमारी सेकंड स्प्रे है ये हमारा। तो अभी ये साइट्रिक एसिड डाल रहा हूँ मैं इसके अंदर 200 लीटर वाटर में पीएच मेंटेन करने के लिए। और उसके बाद में प्रो में डाल रहा हूँ 2.5 ml से 2.5 ml। ये 500 का है, 500 ml का। यू कैन सी। पहले ये डालूँगा, उसके बाद में यारा का ये यारा बेटा का बॉडी बिल्डर ये भी 2.5 ग्राम से। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जो मैं यूज़ करता हूँ वही आपको बता रहा हूँ। ये फ्लावरिंग स्टेज में है, अभी जस्ट 15% फ्लावरिंग रहेगा। यू कैन सी। टेबल बिल्डर डाला है इसके अंदर। देन अभी उसके बाद में तो मिक्स करेंगे पहले। देन विल ऐड स्टिकर सिलिकॉन बेस्ड सिलिकॉन 50 ml का है एक बैरल के लिए। अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये सोयाबीन का प्लांट है। इसको उखाड़ के देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये रूट नोडल्स दिखेंगे। ये देखो, ये रूट नोडल्स है इसके। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। जो एयर में जो नाइट्रोजन रहता है ना, नत्र, वो ये एयर से लेता है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम जो रहता है ना, ये राइजोबियम जो है इसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहता है इसके साथ, इसके रूट के साथ। बैक्टीरिया है वो एक्चुअली। जो राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है ना, उसका और इस प्लांट का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहता है। तो एयर से जो भी नाइट्रोजन रहता है अमोनियम फॉर्म में इसमें आ जाता है। यहाँ पे नत्र है ये सब इसके अंदर, तो इसको मिलता है नत्र। ज़मीन में भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन का काम होता है इससे। बाय द वे, अभी ये बहुत, यानी कि हाइट इसकी बढ़ गई है। 3 फुट 3.5 फुट के आसपास है ये। तो अभी इसमें स्प्रे करना बहुत रिस्की रहता है, स्नेक्स वगैरह रह सकते हैं। उसके लिए आई वुड रिकमेंड ऑल द फार्मर्स टू यूज़ दिस गमबूट। हाँ, ये पूरा तो प्रोटेक्ट नहीं करेगा, बट एटलीस्ट समहाउ ये सेफ्टी के लिए अच्छा ही है। कुछ ना होने से तो कुछ होना अच्छा ही है। ये पता नहीं कौन सी कंपनी का है, मैंने 350 में लाया था। ये भी कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट लेकिन यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे मैं देखता हूँ फार्मर्स आर रिलेक्टेंट टू यूज़ दिस, वो नहीं यूज़ करते हैं उसको। उनको लगता है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लोगों को लगता है खेती बहुत आसान है। ट्रस्ट में, इट इज़ वर्किंग सो हार्ड। यहाँ पे हार्ड वर्क के अलावा कोई है ही नहीं चीज़। आपको स्मार्ट वर्क तो चाहिए, बट लेकिन काम बहुत मेहनती है। यानी कि सबको काम करना पड़ता है। अगर ओनर भी है तो भी उसको भी काम करना ही पड़ता है। मराठी में कहावत है, बांधावर बसून शेती होत नहीं। सबको थोड़ा थोड़ा तो काम करना ही पड़ता है। सिंस आई एम टू नो वाइस फार्मर, मैं भी अभी भी रिसेंटली चालू किया है खेती करना। तो जितना भी मुझे इसके बारे में नॉलेज प्राप्त हुआ है, तो खेती बगैर नंदी बैल के और गाय के पॉसिबल है, बट कोई फ़ायदा ही नहीं है। नंदी के बिना, गाय के बिना खेती नहीं। तुम कोई भी चीज़ रहने दीजिए, हल चलाने के लिए या सोविंग के लिए, बीज लगाने के लिए, ये सब चीज़ के लिए बैल से जो काम होता है, वो ट्रैक्टर रहने दीजिए या कोई भी कुछ भी इक्विपमेंट रहने दीजिए, उससे इतना लाभदायक या इतना प्रभावशाली नहीं रहता है वो। हाँ, अभी बहुत सारे बैल कम ही हो गए, कोई मैंने कि उनको रखता नहीं है, उसको संभालना बहुत मुश्किल है। गाय का भी वैसा ही हो रहा है। अभी प्रोडक्शन कम हो रहा है, कमर्शियल पर्पज़ से लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से
कोई देसी गाय भी नहीं रख रहा है आजकल। एम्प्लॉयज़ का प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयज़ नहीं मिलते, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम, हर चीज़ का प्रॉब्लम है खेती में अभी। केमिकल यानी कि ठीक है, केमिकल यूज़ करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सर्टेन लिमिट तक एक सप्लीमेंट की हिसाब से ठीक है। मेन उसके ऊपर ही डिपेंड नहीं रह सकते। अगर गाय रहेगी तो गोमूत्र रहेगा, बैक्टीरियाज रहेंगे। ये पीएचडी केएमबी पूरा परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ट्रैक्टर डालेंगे तो ये सॉइल तुम्हारा पूरा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ये वाला जो है सॉइल, ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ये सॉइल कॉम्पैक्ट हो गया तो इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया रहते हैं या कोई भी फंगस रहते हैं, जो प्लांट के लिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के उनको जो भी तुम्हारे सॉइल में न्यूट्रिशंस है उसको अवेलेबल करके देते हैं, जो फिक्स फॉर्म में रहता है, वो खाने के योग्य नहीं रहता है। जैसे कि अपने पास गेहूँ रहेगा तो अपना पेट नहीं भरेगा, तो उसको साफ़ करना पड़ेगा उसको फ्लोर मिल से जाके उसका पाउडर बना के लाना पड़ेगा, आटा बनाना पड़ेगा उसका। और खाली आटा भी नहीं खा सकते हम, तो आटा को अपने को भिगो के उसको सेक के उसको रोटी सेकेंगे तब जाके वो खाने के लायक रहेगा। तो सेम यही रहता है, हर चीज़ ज़मीन में रहता है। जैसे कि अभी मैंने बताया ये नाइट्रोजन लेता है एयर से, तो हर चीज़ ज़मीन में रहते हैं। कार्बन रहेगा तो बैक्टीरिया, फंगस विंगस जो भी है उसके ऊपर वो जी पाएंगे। और रूट्स का उनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहता है, दोनों दोस्त रहते हैं। रूट्स यानी कि प्लांट्स कहते हैं कि भाई मुझे न्यूट्रिशंस दे दो जो भी सब सॉइल में है। तो जो फंगस रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, सब क्या करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं, एक चैन बनाते हैं उनका। वो चैन बना के, जैसे ट्राइकोडर्मा रहने दीजिए या माइक्रोराइज़ा रहने दीजिए, वो अपना एक चैन बनाते हैं। चैन बना के वो सप्लाई करते हैं रूट्स को प्लांट के, और उसके बदले में प्लांट जो है उनको अपने रूट से उनको ग्लूकोज देता है। इन पत्तियों में क्या रहता है, इन पत्तियों में तो ग्लूकोज ही रहता है। फोटोसिंथेसिस सब करने के बाद में वो ग्लूकोज क्रिएट करता है, और जितना हाई ग्लूकोज कंटेंट रहेगा उतना आपका प्लांट हेल्दी रहेगा, उतने कम उसके ऊपर इंसेक्ट्स अटैक करेंगे। उसका एक ब्रिक्स मीटर आता है, ब्रिक्स मीटर जो रहता है, ब्रिक्स मीटर से आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि ग्रेप्स के लिए भी चेक किया जाता है। अगर 15-16 के ऊपर अगर ब्रिक्स मीटर दिखाएगा तो जो भी थ्रिप्स वगैरह रहते हैं वो इंसेक्ट्स इसको खा ही नहीं पाएंगे, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। अब वो 15-16 लेवल ब्रिक्स मीटर रहेगा तो अगर माँ हेल्दी है, जैसे अपन कहते हैं ना, माँ अगर हेल्दी है तो बच्चे भी हेल्दी होंगे। तो माँ यहाँ पे है आपकी सॉइल। अगर आपकी सॉइल अगर हेल्दी है तो ऑब्वियसली जो भी आप प्लांट लगाते हैं वो भी हेल्दी होंगे। अगर वो हेल्दी रहेंगे तो उनके ऊपर इंसेक्ट्स का, डिजीज़ का बहुत कम अटैक होगा, बिकॉज वो ऑलरेडी हेल्दी है। तो वहाँ पे इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड जो भी है वो कम यूज़ करना पड़ेगा। अगर वो कम यूज़ करेंगे तो कैंसर के प्रमाण भी कम हो जाएंगे, क्योंकि जो भी चीज़ आप इसके ऊपर स्प्रे करते हैं बाद में वो अपने फूड में आता ही है। फूड रहने दीजिए या पत्ते रहने दीजिए। जैसे कि सिस्टमिक वाला है, सिस्टमिक अगर इंसेक्टिसाइड इसके ऊपर आप स्प्रे करेंगे तो उसके अंदर रेसिड्यू रहता है ये बहुत दिन तक। तो PHI रहता है, प्री हार्वेस्टिंग इंटरवल्स। हर इंसेक्टिसाइड के ऊपर, केमिकल्स के ऊपर लिखा रहता है कि हाउ मेनी डेज इसका जो भी रेसिड्यू है विल बी स्टोर्ड इन दी प्लांट। तो जिस प्लांट के ऊपर वो फल का रहने दीजिए या सोयाबीन का कोई भी रहने दीजिए, उसके ऊपर आप जब स्प्रे करते हैं वहाँ से लेकर कितने दिन तक ये केमिकल कंटेंट जो भी है उस प्लांट के अंदर रहता है। ये PHI हर कंपनी अपने डिस्क्रिप्शन में जो पेपर आता है ना, छोटा सा मैनुअल उनका, तो उसके ऊपर लिपलेट के ऊपर रहता है। तो आप रेसिड्यू फ्री फार्मिंग भी कर सकते हैं, बट इट इज़ बिट डिफ़िकल्ट। आपको सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन पता रहनी चाहिए, और इट इज़ बिट हाईली इट इज़ बिट कॉस्टली, आई वुड से। ये कॉस्टली भी पड़ता है, तो लोग कम यूज़ करते हैं। तो वैसे तो बायोलॉजिकल कंट्रोल भी है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं जैसे बायो 303 है। तो ऐसे ऑर्गेनिक वाली भी है, मेटा है, वैम है, लैक्टोबैसिलस जो रहता है
जो अपने कर्ड में, बटर मिल्क में, तो वो भी ऐसे बहुत सारे बायोलॉजिकल कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं हम। इंसेक्ट्स भी रहते हैं, फ्रेंडली इंसेक्ट, जैसे बीटल्स है, लेडी बीटल है, मावा वगैरह जो रहते हैं उनको सब खाता है वो। जैसे थ्रिप्स वगैरह रहते हैं, अफीड्स रहते हैं, इनकी भी कोई ना कोई तो दुश्मन रहती है। तो वो दुश्मन वाले जो इंसेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि अभी बताया कि लेडी बीटल रहता है, और अपना जो कांग्रेस ग्रास रहता है ना, कांग्रेस ग्रास को भी खाने वाली भी ये जो तो ये कांग्रेस है, ये इसको खाने वाली भी बीटल्स है, उसको मैक्सिकन बीटल कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम शायद जाइगोग्रामा कोलेराटा ऐसा कुछ तो है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग जो फ्रेंडली इंसेक्ट्स रहते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर इसकी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, डिटेल स्टडी इसका करके आप ये यूज़ कर सकते हैं। और एटलीस्ट ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट लेकिन एटलीस्ट आप रेसिड्यू फार्मिंग भी कर सकते हैं। तो सिंस आई एम नोवाइस वन, जस्ट हैव स्टार्टेड फार्मिंग रिसेंटली, 2 साल हो गए, बट आई वुड कॉल इट टू रिसेंटली, बिकॉज 2 साल में इतना, यानी कि 1 साल लग जाते हैं एक्सपीरियंस लेने के। अभी ये हार्वेस्टिंग हो गया, ये प्रोडक्शन हो गया, इसका अगर मुझे कोई एक्सपीरियंस लेना है तो डायरेक्टली मुझे नेक्स्ट ईयर में एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। तो ये खेती का ये सही है, सालों जाते हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए, बट यू हैव टू बी करिज्मेटिक एंड इंथुजियास्टिक टू लर्न। तो जैसे कि मैंने बताया माँ हेल्थी है, यानी कि सॉइल हेल्दी है, सॉइल में गुण कार्बन है 1.5-2%। अब कार्बन चेक करें, मैंने चेक किया तो मेरा तो 0.70 निकला, बहुत ही कम कार्बन है इसके अंदर। तो इसके अंदर कार्बन यानी कि खाद, यानी कि अन्न है, फूड है, बैक्टीरिया का, फ्रेंडली फंगस का, सब का। तो वो सब चीज़ें जो है, बैक्टीरिया वगैरह सब सॉइल के अंदर रहते हैं ये, ठीक है। अगर यहाँ पे ट्रैक्टर या हार्वेस्टर ऐसे बड़ी बड़ी व्हीकल्स अगर आप डालेंगे तो ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा, इसके अंदर एयर नहीं रहेगा। ये बहुत कॉम्पैक्ट होने की वजह से भी जैसे कि आप कहते हैं अर्थवर्म रहते हैं, हमारे मराठी में उसको गांडूड़ कहते हैं, तो वो जी नहीं पाएंगे। आइए इवन अदर बैक्टीरियाज भी रहेंगे, जैसे कि अभी बहुत चल रहा है पीएचबी, केएमबी, सुडोमोनास, वैम वगैरह, मेटाबिटा, जो भी है सब चीज़ें जो लिक्विड फॉर्म में आ रहे हैं, 320-340 रुपये लीटर मिलते हैं, वो सब वो डालेंगे तो भी फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आपका सॉइल ही कॉम्पैक्टेड है, वहाँ पे एयर ही नहीं है, तो वो जी ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए एक टेस्ट भी है, सॉइल पेनिट्रेशन का एक डिवाइस आता है, वो उससे आप चेक कर सकते हैं, बट इट इज़ टू कॉस्टली, ये बहुत कॉस्टली है। ये पान के भी आप सब चेक कर सकते हैं, इसके अंदर ग्लूकोज कितना है, क्या है, ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं, बट इट इज़ एक्सपेंसिव। तो इफ़ इट इज़ पॉसिबल कि भाई अगर हम यानी कि बैल संभाल सकते हैं, गाय संभाल सकते हैं, यू आर केपेबल ऑफ, देन इट इज़ बेटर टू हैव देम। क्योंकि सॉइल अगर अच्छी है तो सब प्रोडक्शन अच्छा, खाली प्रोडक्शन कमर्शियल पर्पज़ के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो भी इसके आउटपुट्स निकलते हैं, जो भी फूड आता है वो ये जो केमिकल फ्री रहेंगे तो कैंसर के पेशेंट भी कम हो जाएंगे ना। तो हर चीज़ में केमिकल, तो कैंसर मुझे लगता है कि 10 साल में तो बहुत सारे कैंसर के पेशेंट अभी आएंगे। सबसे ज़्यादा तो यूएसए में भी है, यूएसए में ही है, वहाँ पे तो बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं खेती में। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा का पूरा बंद कीजिए, बीच में एक श्रीलंका ने किया था पूरा का पूरा ऑर्गेनिक के चक्कर में, वैसे नहीं, थोड़ा थोड़ा करके ट्राई करना चाहिए।